हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन सभी सवालों को आप कंप्लीट करते चलिए। जैसा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल 2 क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सभी सवालों को कंप्लीट करते चलिए। इससे पहले और भी कई वीडियोज अपलोड हो चुकी है जिसका मैंने बीपीएससी 133 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखा है। आप उसे देख सकते हो, उसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों का वर्णन करें। मतलब कि दबाव समूह क्या होता है और उसके प्रकारों का वर्णन करने के लिए बताया गया है। क्लियर। और सबसे पहले जान लेते हैं दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूहों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है, उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। जैसा कि दबाव समूहों के संदर्भ में जो ना हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से कोई संगठन होता है उसमें सदस्य होती है, उसके प्रति उसके हितों के लिए जो है कुछ राजनीतिक सत्ता में जो है राजनीति के लिए जो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए जो ना संगठन बनाया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए जो है दबाव डालता है। जो कुछ कि जैसे कोई ऐसा कुछ सोच लिया हो कि ये सही है और ये हमारे समूह में आना ही चाहिए, यानी कि दबाव डालता है कि ये आना ही चाहिए या ये खराब है, इसे बाहर निकालना ही चाहिए, उस पर दबाव डालना ही जो है ना दबाव समूह कहलाता है। क्लियर, समझ गए कि दबाव समूह। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि दबाव समूह के निम्न प्रकार हैं। जिस तरह की दबाव समूह समझ गए, उसके प्रकार को आप जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट है व्यवसाय समूह। व्यवसाय में समूह में जैसे कि फिक्की हो गया, एमओ हो गया। क्लियर। इसी तरह जो है सेकंड है व्यापार संघ। ये जो है दबाव समूह जो इस तरह से मतलब इसके प्रकार हैं। व्यापार संघ, व्यवसाय समूह, खेतिहार समूह, छात्र संगठन। क्लियर। इसके बारे में जैसे व्यापार संघ में है AITUC, INTUC, CITU, ये सब जो है ना व्यापार संघ हैं। क्लियर। उसके बाद खेतिहार समूह में है जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा और उसके बाद भारतीय किसान सभा। ये सभी खेतिहार समूह हैं जो दबाव समूह के प्रकार हैं। क्लियर। उसके बाद आगे है छात्र संगठन। छात्र संगठन में आप भी जानते ही होंगे, ये ABVP जो है एक छात्र संघ के जो है संगठन का मतलब एक पार्टी है। और NSUI, उसके बाद AISA, ये सभी जो है छात्र संगठन के जो ना एक संगठन का जो समूह का एक पार्टी का नाम है। ये सभी जो है दबाव समूह के, जैसे कि अगर यही मान के चलिए छात्र संगठन में कोई छात्र बोलता है कि ये ऐसी नीति नहीं अपनानी है, या तो कोई बोलता है ऐसी नीति अपनानी है, इसी के प्रति जो है ना जैसे कि ABVP में वहाँ के छात्र दल के नेता जो है वो चाहते हैं, मान के चलते हैं उदाहरण के लिए हम लोग कि हमारे कॉलेज में जो है मतलब कि सभी सुविधा, मतलब एक प्रकार के उदाहरण बोल रहे हैं। जैसे कि कोई एक खेल ही ले लीजिए, खेल को लाना ही चाहिए, प्रतियोगिता करवाना चाहिए, और कोई उसी में से छात्र बोलते हैं छात्र दल के नेता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे छात्र अपना पढ़ाई करना चाहिए, ये वगैरह वगैरह कुछ मतलब एक्सक्यूज लगा लेते हैं कि दबाव डालने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है जो बोल रहे थे कि नहीं ये खेल कूद होना ही चाहिए, मतलब एक दूसरे को जो दबाव डालते हैं कि ये होना ही चाहिए, या तो कोई बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए, उसे दबाव समूह कहते हैं। इसलिए ये छात्र संगठन भी दबाव समूह का एक प्रकार है। क्लियर। और उसके तो 5वां जो है पेशेवर समितियां हैं इसके, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हुआ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, ये सब जो है पेशेवर समितियां हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है जातीय समूह, जैसे कि हरिजन सेवक संघ, उसके बाद ब्राह्मण सभा, राजपूत समूह। क्लियर। ये दबाव समूह के प्रकार हैं, जातीय समूह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक संगठन जैसे कि RSS, जमात-ए इस्लामी, शिरोमणि अकाली दल, ये सभी जो है ना धार्मिक संगठन हैं, सभी के अलग अलग संगठन हैं। ये जो है ये भी दबाव समूह के एक प्रकार हैं। जैसे नहीं होता है धार्मिक संगठन में कि ये होना ही चाहिए, मेरे धर्म में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अलग अलग धर्म के अलग अलग सभी के नियम होते हैं। ये सभी जो दबाव समूह के हैं प्रकार हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट है भाषागत समूह।
सभी के भाषा अलग अलग होते हैं, जैसे तमिल संघ, नागरिक प्रचारिणी सभा, उसके बाद हिंदी साहित्य सभा, ये सभी भाषागत समूह हैं दबाव समूह के प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट है आदिवासी संगठन समूह। ये आदिवासी संगठन जो है NSSCN, PLA, JMM, ये सब जो है आदिवासी समूह का जो है ना संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है विचारधारा समूह, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी इत्यादि, ये सभी जो है दबाव समूह के प्रकार हैं। विचारधारा हुआ, आदिवासी संगठन समूह हुआ, भाषागत समूह हुआ, इससे पहले और बताया धार्मिक संगठन, जातीय समूह, पेशेवर समितियां, छात्र संगठन, खेतिहार समूह, व्यापार संघ और व्यवसाय समूह, ये सभी जो है दबाव समूह के प्रकार हैं। यदि अब इस तरह से आप पॉइंट वाइज ऐसे लिख देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस तरह से मैंने बताने का प्रयास किया आप सबों को। क्लियर? चलिए, जैसा कि आज के ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दबाव समूह के प्रकार के बारे में बताना, तो बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सबों के सामने, नारीवाद आंदोलन। या तो आपको नारीवाद आंदोलन के बारे में पूछ देगा, या तो नारी आंदोलन क्या है उसके बारे में बताना है, नारी आंदोलन क्या था उसके बारे में समझाना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं नारी आंदोलन के बारे में। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको कंप्लीट करके जाना है। जैसे कि विश्व के अधिकतर समाज जो है पुरुष प्रधान है और स्त्री को दूसरे दर्जे का माना जाता है। मतलब कि विश्व में जो है ना ज़्यादातर समाज जो है पुरुष को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है और सेकेंड में मतलब कि स्त्रियों को सेकेंड में दिया जाता है। ऐसे समाजों में महिलाओं पर अत्याचार और उनका शोषण किया जाता है, जिससे तंग आकर महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसी को नारी आंदोलन कहा जाता है कि ठीक है। जैसे कि कैसे समाजों में जो ना महिलाओं पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, मतलब कि अपने अत्याचारों का और शोषणों का जो है ना विरोध करने के लिए सभी महिलाओं ने ये आंदोलन अपने हितों के लिए आंदोलन मतलब आवाज़ उठाई, आंदोलन की। उसी को नारी आंदोलन या नारीवाद कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलिए। जैसे कि नारी आंदोलन जो है समाज के पुरुषवादी व्यवस्था के खिलाफ उत्पन्न एक असंतोष है। ठीक है। और आगे नारी आंदोलन के तहत जो है नारियों को पुरुषों को समान अधिकार, मतलब पुरुषों की समान अधिकार, जिस तरह से पुरुषों का अधिकार मिलता है उसी तरह नारी को भी मिलना चाहिए। उसके बाद मत देने का अधिकार, जैसे कि चुनाव होता है उसमें मत देने का अधिकार कि हम खुद अपने मन से किसी नेता को चुनेंगे। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता, उसके बाद तलाक का अधिकार व शिक्षा कार्यों को शामिल किया जाता है। इन सभी जो है नारी आंदोलन के तहत सुधार करने के लिए जो ना आवाज़ उठाई महिलाओं ने। और महिलाओं के लिए आंदोलन केवल महिलाएं ही करे ये ज़रूरी नहीं है। ये नारी आंदोलन जो है ये केवल महिलाएं ही नहीं की थी, इसके अलावा जो है ना पुरुषों ने भी इसकी सहायता की। जैसे आगे है स्वतंत्रता पूर्वक काल में महिलाओं के मुद्दे को मुख्य रूप से पुरुषों ने ही उठाया था। मतलब जो है महिलाओं के साथ साथ जो पुरुषों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें से जिसमें से मुख्य है राजा राम मोहन राय, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती इत्यादि और भी थे जो कि नारी आंदोलन के लिए जो सहायता किए। क्लियर? और आगे चले हम लोग। जैसे कि 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मतलब आपके अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। ठीक है। और आगे है इन्हीं की कोशिशों के चलते जो है 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। मतलब ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय के जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, यानी कि महिलाओं को शिक्षित करे, इसलिए दयानंद सरस्वती ने इस पर काम किया। और उसके बाद पर्दा प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। पर्दा प्रथा मतलब कि वो घूंघट में ना रहे, वो घर में ना रहे, घर तक ही सीमित ना रहे। क्लियर? उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु, पत्नी और विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध दिया। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। उसके बाद जिसके चलते जो है 1854 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इसके साथ साथ जो है महर्षि कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह का
मुद्दा उठाया। मतलब कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ जो है महर्षि कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया नारी आंदोलन के तहत। ठीक है, और उसके बाद आगे है, स्वतंत्रता पूर्व काल में अनेक महिलाओं व संगठनों ने महिलाओं के मुद्दे को उठाया, जैसे कि श्यामाबाई, राणा डे, मैडम काना आदि थे। स्वतंत्रता काल में जो है अनेक महिलाओं ने एक संगठन बना के इस मुद्दों को और आगे उठाया, जैसे कि जिसमें से महत्वपूर्ण थे श्यामाबाई, राणा डे, उसके बाद मैडम काना आदि। ठीक है, इस समय जो है महिलाओं से संबंधित अनेक संगठनों का निर्माण जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठा सके। मतलब इस जो है नारी आंदोलन के इस समय जो है नारी आंदोलन जब चल रहा था उस समय जो है महिलाओं से संबंधित जो है अनेक संगठनों का निर्माण हुआ, जिसमें जो मतलब कि इस नारी आंदोलन के मामलों से जुड़े रहे। और इसके तहत जो है 1910 ईस्वी में भारत स्त्री महामंडल नामक संगठन का निर्माण किया। उसके बाद इस जो है नारी आंदोलन के तहत जो है 1910 ईस्वी में भारत स्त्री महामंडल नामक संगठन का निर्माण किया। उसके बाद मद्रास की महिलाओं ने 1917 ईस्वी में जो है महिलाओं का भारतीय संघ बनाया। यानी कि मद्रास की जो महिला थी 1917 ईस्वी में जो है सभी महिलाओं का लिए भारतीय संघ बनाया। और उसके बाद महिलाओं की हितों की रक्षा के लिए जो है देश स्तर पर भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय समिति तथा 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया। महिलाओं की जो रक्षा के लिए, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए जो है देश स्तर पर राष्ट्रीय समिति बनाया गया। और उसके बाद 1926 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया। ये सभी नारी आंदोलन के तहत। और उसके बाद हुई। और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने में सरोज नलिनी दत्त तथा सरोजनी नायडू का नाम प्रमुख है। ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा योगदान है ये सभी संगठन बनाने में। क्लियर। और उसके बाद जो है सरोज नालिनी दत्त ने अनेक महिलाएं समितियां गठित की, जिसमें दस्तकारी, प्रसूति विद्या, शिशु पालन एवं गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये सभी जो है सरोज नालिनी दत्त ने मतलब महिलाओं की समितियों के लिए गठित किया था। उसके बाद सरोजनी नायडू, जिसे भारत की बुलबुल कहा जाता है, यानी कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू ने सार्वजनिक मंचों में भाषणों द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मतलब सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की बुलबुल उसे कहा जाता है। उन्होंने ही सार्वजनिक जो मंचों पर जब भाषण किया जाता है उस पर वो भाषणों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, उत्साहित करती है, मोटिवेशन देती है। क्लियर। ये हुआ आज नारी आंदोलन के बारे में संपूर्ण व्याख्या, संक्षिप्त रूप से व्याख्या। उसके बाद और फर्स्ट क्वेश्चन था दबाव समूह के प्रकार, यानी कि आज के सेशन में टोटल 2 क्वेश्चन विद आंसर समझे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इन सभी सवालों को प्लीज़ आप सभी कंप्लीट करके चलें। उसके बाद चैनल में जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ऐसे डेली वीडियोज अपलोड होती है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपने डाउटों को हमारे तक पहुँचाइए। उसके बाद अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।